हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। भारत की राज्य व्यवस्था का हम अध्ययन कर रहे हैं और उसी दिशा में 2 लेक्चर हमने पहले से ही अपलोड अपने चैनल पर किए हुए हैं, आप देख सकते हैं उनको। आज हम तीसरा लेक्चर यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि अगर आप अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही हो आपको तो उनको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक संविधान के बारे में है कि संविधान क्या है, संविधान कितने प्रकार का होता है, संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर है, तो वो सब आज हम जानेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान की अवधारणा। द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, संविधान क्या है। हम पढ़ रहे हैं संविधान ऐसा होता है, संविधान ऐसा होता है, संविधान में ये लिखा हुआ है। संविधान अपने आप में क्या है? संविधान एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें हमारे देश की सरकार का प्रारूप कैसा हो, उसका स्ट्रक्चर कैसा हो, देश में कौन से नियम और कानून हो, लोगों की आकांक्षाएं, लोगों के अधिकार, उनके कर्तव्य क्या हों, ये सब इंक्लूड होता है एक देश के संविधान में कि हमारे देश को किन नियमों और कानूनों के तहत चला जाएगा। तो संविधान के अगर कार्य की बात करें हम, संविधान के कार्य, संविधान का सबसे जो मूलभूत कार्य है वह सरकार की शक्तियों को निर्धारित करना और उनको सीमित करना, उन पर नियंत्रण स्थापित करना। किसी देश का संविधान उस देश की जो सरकार है, राजनीतिक दल है, उसकी शक्तियां निरंकुश न हो जाएं, उसकी शक्तियां ऐसी ना हो कि लोगों की, जनता की जो इंडिविजुअल फ्रीडम है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, उसका हनन हो। तो ऐसा होने से बचाने के लिए संविधान में जो मूलभूत पॉइंट आता है निकल कर, वो ये कि देश में जो सरकार है उसकी शक्तियों पर नियंत्रण लगे। नियंत्रण लगे या कहें तो सरकार की शक्तियां सीमित हो। उस देश को चलाने वाली जो सरकार है, राजनीतिक दल है, राजनीतिक समुदाय है, वो कैसा हो, राजनीतिक समुदाय की प्रकृति कैसी हो, उसका चयन कैसे किया जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर किसी देश में कोई धर्म विशेष का पालन किया जाता है, जैसे पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र है, भारत तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो उन सब में संबंध कैसे स्थापित हो, अर्थात धर्म से संबंधित किसी राष्ट्र की भूमिका क्या है। वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है या किसी धर्म विशेष को पालन करने वाला है, तो संविधान किसी देश का उस किसी विशेष धर्म को भी एक ऑफिशियल धर्म जारी कर सकता है और एक ऑफिशियल धर्म उसको बना सकता है। तो सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण हो, सरकार की शक्तियाँ सीमित हों, राजनीतिक समुदाय की प्रकृति क्या हो, धर्म से संबंधित उस देश की व्यवस्था धार्मिक सेंस में क्या होनी चाहिए, लोगों के अधिकार क्या हों, जनता के अधिकार क्या हों। इसके अलावा लोगों की जो सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक मुद्दे हैं
कैसे लोगों का विकास किया जा सकता है? आर्थिक, सामाजिक व विकासात्मक पहलू। तो बेसिकली संविधान के यही कार्य होते हैं। यूपीएससी में एक बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया था और इस बार शायद सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट में ये क्वेश्चन आया है। मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि संविधान का जो बेसिक काम है वो है सरकार की निरंकुशता पर, मनमानेपन पर अंकुश लगाना, सरकार की शक्तियों को न केवल निर्धारित करना बल्कि उस पर नियंत्रण भी लगाना। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, ऑप्शन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ रिकॉल करने की, कि संवैधानिक सरकार है। ऑप्शन ए लोकतांत्रिक सरकार, ऑप्शन बी राजनीतिक सरकार, ऑप्शन सी सीमित सरकार और ऑप्शन डी संघीय सरकार। तो इस तरह से एक क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था। तो जैसे कि मैंने अभी आपको संविधान की डेफिनेशन बताई, संविधान के क्या कार्य हैं, तो आप जान गए होंगे, समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। देखिए, लोकतांत्रिक सरकार, राजनीतिक सरकार, सीमित सरकार, संघीय सरकार। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी देश के संविधान का जो मूलभूत कार्य है उस सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण स्थापित करना, सरकार की शक्तियों को सीमित करना। तो यहाँ पर जिसका आंसर होना चाहिए था वो सीमित। ऐसा नहीं है कि लोकतांत्रिक सरकार नहीं होनी चाहिए, आंसर ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन यूपीएससी जनरली ऐसे ही क्वेश्चन पूछती है जिसका एक एग्जैक्ट आंसर आप इजीली नहीं खोज पाएंगे और आप एटलीस्ट दो ऑप्शन में तो कन्फ्यूज़न की स्टेट में रहेंगे कि ये या फिर ये। इसलिए उस स्थिति में आपको बेस्ट आंसर क्या हो सकता है वो चुनना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो बेस्ट आंसर है वो सीमित सरकार होना चाहिए, लेकिन लोकतांत्रिक सरकार भी हो सकता है और संघीय सरकार भी आंसर करेक्ट है, वो भी गलत नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बार सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट में भी शायद इसी साल जो एग्ज़ाम हुआ है 2024 वाला, सॉरी 2024 का तो अभी नहीं हुआ होगा, 2024 का तो शायद अगस्त सितंबर में होगा, जो लास्ट ईयर 2023 का हुआ था, क्योंकि वो तो साल में एक ही बार होता है। तो उसमें एक क्वेश्चन दूसरे सेंस में पूछा गया था कि एक संवैधानिक सरकार से आपका क्या तात्पर्य है? वह सरकार जो सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण स्थापित करती है और सरकार की शक्तियों को सीमित करती है। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम देख लेते हैं संविधान कैसा होना चाहिए। संविधान की विशेषता इसको बोल लीजिए आप। किसी भी देश का संविधान बेहतर, ज़्यादा बेटर कब हो सकता है? अगर वो संक्षिप्त हो। क्योंकि देखिए, अगर किसी देश, वैसे जैसे भारत का संविधान काफ़ी विशाल है, लेकिन संक्षिप्त इस सेंस में कि जितना बड़ा होगा प्रावधान उतनी ज़्यादा होंगे, तो उन सभी प्रावधानों में हो सकता है कन्फ्यूज़न, उनका मीनिंग समझने में हो सकता है, हम डिफ्रेंशिएट करने में हो सकता है, असहज महसूस करें कि इसका मीनिंग ये निकल सकता है या ये निकल सकता है, क्योंकि एक ही एस्पेक्ट से संबंधित आपको अलग अलग प्रावधान मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे। तो संक्षिप्त हो तो ज़्यादा बेटर रहता है, साथ में स्पष्ट हो, ब्रीफ होने के साथ साथ थोड़ा क्लियर भी हो, यानी कि अगर कहें कि उसकी भाषा सरल हो, सहज हो, कठिन ना हो। जैसे भारत का वैसे अगर मौलिक संविधान की बात करें तो
उसमें बहुत सारे कानूनविद थे। टी.एम. मुंशी साहब थे, बी.आर. अम्बेडकर साहब तो थे ही, बी.एन. राव साहब कानूनी सलाहकार थे, जो लीगल एडवाइज़र का उन्होंने काम किया था, टी.टी. कृष्णामाचारी साहब थे, तो मोस्टली कानूनविद थे। तो इसीलिए जो मूल संविधान है, मैंने जैसे पिछली वीडियो में आपको बताया भी था जब हमने दूसरा लेक्चर किया था कि थोड़ी भाषा कठिन थी, इसलिए उसका हिंदी अनुवाद किया गया, फिर वसंत कृष्ण वैद्य ने किया था। तो इसीलिए वो ज़रूरी हो गया था क्योंकि उसको समझना थोड़ा आसान था। तो स्पष्ट हो, संक्षिप्त हो, व्यापक हो। व्यापक इस सेंस में हो कि आप किसी भी प्रावधान को समझ सके। हालांकि दोनों बातें एक दूसरे का अपोज कर रही होंगी, आप समझ रहे होंगे, लेकिन भारत के संविधान की यही तो विशेषता है कि ये एक्सपेक्ट भी है कि स्पष्ट है। मूल संविधान इंग्लिश में लिखा गया है और उसकी भाषा थोड़ी कठिन है, लेकिन वो बड़ा जरूर है, लेकिन उसके प्रावधान फिर भी इतने क्लियरली मेंशन किए गए हैं कि उनको आसानी से समझ सकते हैं आप लोग। तो व्यापक होगा मतलब एक तरह से स्पष्ट को ही अगर आप थोड़ा सा और विस्तृत रूप में देखें कि उसके सभी प्रावधान, मतलब उसमें कोई भी एंगल मिस ना हो जाए, कोई भी क्षेत्र राष्ट्र का मिस ना हो जाए, कोई भी समुदाय मिस ना हो जाए, सभी को इंक्लूड करना। व्यापक का मतलब सभी इंक्लूड रहे, जैसे भारत के संविधान में है। इसके अलावा अगर आप बात करें किसी देश के संविधान को, थोड़ा अनुकूल भी होना चाहिए। अनुकूल से मतलब है कि संविधान गतिशील हो। आप समझ सकते हैं कि अगर किसी देश के संविधान समय और परिस्थिति की डिमांड के अनुसार नहीं बदला जा सकता तो कितना बड़ा संकट उस राष्ट्र के लिए, उस राष्ट्र के लोगों के लिए, उस राष्ट्र की सरकार को चलाने के लिए हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, एक जीवंत दस्तावेज होना चाहिए संविधान को। जैसे भारत का संविधान है, समय समय पर परिस्थिति और समय के अनुसार उसमें संशोधन होते रहते हैं, जो समय की डिमांड भी है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसमें चेंज इतने आप कर दो कि संविधान को ही बदल दो। बहुत आसानी से भी चेंज नहीं होने चाहिए। बहुत आसानी से संविधान चेंज हो जाएंगे तो भी खतरा है, तो भी कोई बहुमत वाला दल उसका मिसयूज कर सकता है, अपने मनमाने ढंग से चीज़ों को बदल सकता है, नियम और कानूनों को बदल सकता है। तो उसमें स्टेबिलिटी होना भी ज़रूरी है, जिससे आसानी से ना बदले जाएं। जैसे भारत के संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया और सामान्य कानूनों को संशोधित करने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है। तो ये संविधान की विशेषताएं हो गई। इसके अलावा संविधान का वर्गीकरण देख लेते हैं। संविधान किस किस तरह का हो सकता है, जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें, दो तरह का संविधान विकसित हो सकता है, एक अधिनियमित हो सकता है। विकसित संविधान और अधिनियमित संविधान से क्या मतलब है? अगर किसी राष्ट्र का संविधान उस राष्ट्र में हजारों वर्षों से चली आ रही परंपराओं, रीति रिवाजों, वहाँ की जो न्यायिक निर्णय लिए गए हैं, जो जुडिशियल जजमेंट्स दिए गए हैं, उन पर आधारित है, मतलब कुछ भी फिक्स नहीं किया गया है, जो पुराने समय से परंपराएं, ट्रेडिशंस, कस्टम्स फॉलो होते आ रहे हैं, उनके आधार पर अगर राष्ट्र का संविधान चल रहा है, नियम और कानून वहीं से लिए जा रहे हैं। जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सबसे बेहतर, वो है ब्रिटेन। इंग्लैंड का जो संविधान है वो विकसित संविधान है। वहाँ से जो लोग परंपराओं को, पुराने रीति रिवाजों को, उन्हीं को कानून की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो ये हो गया विकसित। अधिनियमित, जैसे भारत का संविधान, हमने 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना में लिखा भी हुआ है कि संविधान को हम अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। अधिनियमित मतलब लोगों के एक बड़े समूह ने उसको बनाया है। कहें तो संविधान सभा जिसके लिए गठित की जाए और वो लोग इकट्ठा हों और देश के लिए नियम और कानून बनाएं, तो होता है विकसित और अधिनियमित संविधान।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो लिखित और अलिखित, अगर सिंपल सी बात है, अगर किसी देश का संविधान संहिताबद्ध है, किसी दस्तावेज में, किसी पुस्तक में सारे नियम कानूनों को एक सबूत के तौर पर, एक प्रूफ के तौर पर डॉक्यूमेंट की फॉर्म में रखा गया है, तो उसका देश का संविधान क्या है? एक लिखित संविधान है। जैसे कि अगर बात करें, भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, अमेरिका का संविधान एक लिखित संविधान है। अलिखित संविधान जैसे ब्रिटेन का संविधान है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि वहाँ पर पुरानी परंपराएं, रीति रिवाज को फॉलो किया जाता है और इन्हीं को नियम और कानूनों की तरह माना जाता है। वहाँ के राजा, क्योंकि वहाँ पर तो राजा होता है, जैसे आपने पुराने समय पे सुना होगा, जैसे हमने लेक्चर में बोला था महारानी एलिजाबेथ, महारानी विक्टोरिया, तो वहाँ पर राजा उन्हीं को, परंपराओं को नियम कानून की तरह देश में लोगों से पालन कराते हैं। तो लिखित और अलिखित संविधान। इसके अलावा अगर हम बात करें रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, कठोर संविधान किस देश का हो सकता है? लचीला हो सकता है। कठोर का मतलब जिस देश के संविधान में आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जिसको आसानी से नहीं बदला जा सकता, अर्थात सिंपल भाषा में कहें तो सामान्य कानूनों में संशोधन और संविधान संशोधन प्रक्रिया दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों में बहुत अंतर पैदा किया हुआ है। जैसे अमेरिका का संविधान है, अमेरिका का संविधान एक कठोर संविधान है, ऑस्ट्रेलिया का संविधान है वो एक कठोर संविधान है। इसके अलावा अगर हम बात करें लचीला, जिसको आसानी से बदल सकते हैं आप, इंग्लैंड का संविधान, ब्रिटेन के संविधान को आसानी से बदला जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अब ये ऊपर वाला मैं रफ कर लेता हूँ, संघीय और एकात्मक। किसी देश का संविधान संघीय होगा। संघीय का मतलब होता है जहाँ पर जो सरकार के विभिन्न रूप हैं, क्षेत्रीय सरकार है, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, उन सभी में शक्तियों को विभाजित किया हुआ है, अर्थात शक्तियों का विकेंद्रीकरण जहाँ होता है वहाँ संघीय सरकार होती है। और शक्तियों का जहाँ केंद्रीकरण हो जाता है, किसी एक समुदाय विशेष के पास, किसी एक व्यक्ति विशेष के पास सारी शक्तियाँ होती हैं और उसी के जो ऑर्डर हैं, उसी के जो शब्द हैं, वही सभी को, क्षेत्र के लोगों को, राज्य के लोगों को मान्य होते हैं, वो एकात्मक संविधान होते हैं। अर्थात जो द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, इस प्रिंसिपल को जो फॉलो करता है संविधान, वो संघीय है, जहाँ पावर्स को पृथक्कृत किया हुआ है। इसके एग्जाम्पल की बात करें, संघीय संविधान अमेरिका का संविधान है, रूस का संविधान है। एकात्मक संविधान की बात करें, जहाँ पे शक्तियाँ एक ही समूह के पास हैं, केंद्र के पास हैं, तो उसमें अगर बात करें, एक तो आपका यूके का ही हो गया, इसके अलावा चाइना का संविधान भी ऐसा ही संविधान है। तो इस तरह से हमने देखा संघीय, एकात्मक, विकसित, अधिनियमित, लिखित, अलिखित, कठोर, लचीला, इस संविधान के प्रकार हो सकते हैं। भारत का स्टैंड कहाँ लाई करता है? भारत ना तो संघीय है ना एकात्मक है। भारत का संविधान केसी वेयर साहब ने बोला है, जो बहुत ही बड़े संवैधानिक विशेषज्ञ थे, कि ये अर्ध संघीय है। भारत का संविधान क्वासी फेडरल नेचर का है। क्वासी फेडरल है। इसमें तो मैंने बता ही दिया कि भारत का अधिनियमित है, भारत का लिखित संविधान सबसे बड़ा संविधान है विश्व का, कठोर भी नहीं है, लचीला भी नहीं है, यहाँ पर भी बीच में लाई करता है भारत का संविधान। अब हमने देखा संविधान क्या है, संविधान की विशेषताएं क्या हैं, संविधान के क्या कार्य हैं, क्लासिफिकेशन हमने किया।
अब देख लेते हैं संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर है, क्योंकि देखने में और सुनने में लगता है कि जहाँ संविधान का पालन होता है वहाँ संविधानवाद है, लेकिन ऐसा नहीं है। संविधान और संविधानवाद, देखिए ऐसा क्यों नहीं है कि जहाँ संविधान फॉलो हो रहा है ये मस्ट है कि वहाँ संविधानवाद भी होगा, ऐसा इसलिए नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, जैसे उत्तर कोरिया है जहाँ तानाशाह वाली सरकार होती है, तो वहाँ संविधान तो है ही, क्योंकि जो तानाशाह के शब्द हैं, नियम कानून वहाँ पर चल रहे हैं, वो संविधान का तो हिस्सा है ही वहाँ के। लेकिन संविधानवाद वहाँ नहीं है, क्योंकि संविधानवाद वहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पर सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण नहीं है, वहाँ निरंकुश शासन है, मनमानी कार्यवाही वहाँ पर होती है, तो इसलिए संविधानवाद वहाँ नहीं है। संविधानवाद उस राष्ट्र में होता है जहाँ का संविधान ये डिसाइड करे कि सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण हो, सरकार की शक्तियाँ सीमित हों और सरकार की शक्तियों को एक जनता के द्वारा ये डिसाइड हो कि ये सरकार जनता की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जो उनकी स्वतंत्रता है वो उनको प्रदान करे, उनके मौलिक अधिकारों का सम्मान करे, वहाँ पर कानून का शासन हो। इसके अलावा अभी हम बात करते हैं संविधानवाद के। लुईस हेनरिकन साहब ने कुछ एस्पेक्ट बताए हैं कि संविधानवाद में कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो संविधानवाद में रहने चाहिए। तो लुईस हेनरिकन साहब ने क्या बोला कि संविधानवाद कहाँ कहाँ होना चाहिए, उसके कुछ एस्पेक्ट हैं। सबसे पहला, वो राष्ट्र एक संप्रभु होना चाहिए, और संप्रभु भी ऐसा कि जिसको लोग पसंद करें, अर्थात लोकप्रिय संप्रभु राष्ट्र होना चाहिए, लोकप्रिय संप्रभुता होनी चाहिए अगर आप संविधानवाद चाहते हैं। दूसरा, वहाँ पर कानून का शासन हो। तीसरा, वहाँ की सरकार लोकतांत्रिक हो, तानाशाही ना हो, अल्टीमेट पावर जनता के पास हो। जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, जो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था, जब संविधान सभा में संविधान निर्माण की कहानी शुरू हुई थी, तो उसमें उन्होंने एक पॉइंट ये कहा था उद्देश्य प्रस्ताव में, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, कि भारत की शक्ति और प्राधिकार का जो स्रोत है वो भारत की जनता होगी, सारी शक्तियाँ उनमें ही निहित है। तो सरकार लोकतांत्रिक होनी चाहिए, एक संवैधानिक सरकार लोकतांत्रिक जरूर होनी चाहिए। सरकार संघीय भी होनी चाहिए, अर्थात संघीय इसलिए होनी चाहिए कि शक्तियाँ एक के पास ना हो। लोकतांत्रिक इसलिए होनी चाहिए क्योंकि सरकार जिम्मेदार व जवाबदेह हो। समझ गए आप? तो लोकप्रिय संप्रभुता हो, कानून का शासन हो, लोकतांत्रिक सरकार हो, संघीय सरकार हो, वहाँ की न्यायपालिका स्वतंत्र हो, जुडिशरी जो सिस्टम है, न्यायपालिका स्वतंत्र हो, अर्थात वहाँ पर जो निर्णय लिए जा रहे हैं, तो जिन लोगों के द्वारा निर्णय लिए जा रहे हैं, न्यायाधीशों के द्वारा, उन पर किसी राजनीतिक दल का, किसी पार्टी का दबाव ना हो, और निर्णय प्राकृतिक सिद्धांत का पालन करें, जो नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है, द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो विधि का शासन है, उसी के अनुरूप न्यायपालिका कार्य करे, न कि किसी पार्टी के दबाव में कार्य करे। तो स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लोगों के अधिकारों का सम्मान होना चाहिए। अधिकारों का सम्मान होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, वहाँ की सेना मनमानी कार्रवाई न करे, सेना पर भी नियंत्रण होना जरूरी है, और सेम सेंस में पुलिस पर भी नियंत्रण होना जरूरी है।
तो ये 8 एस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान में होने चाहिए, उसको एक संविधानवाद होने के लिए, वाद होने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो आज के टॉपिक को सुनने के बाद, देखने के बाद होपफुली आपको समझ आया होगा संविधान क्या है, संविधान कैसा होना चाहिए, संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर है, संविधान की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। जाने से पहले मैं फिर आपसे आग्रह करता हूँ, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।